जहां 4 नेता इकट्ठे हों वहां राजनीति तो होने ही लगती है, लेकिन बिहार में 52 देशों की सभा में भी सियासी संग्राम छिड़ गया। सुशील मोदी की बात पर कॉमनवेल्थ समिट में आरजेडी ने हंगामा खड़ा कर दिया। न परदेश से आए प्रतिनिधियों का ख्याल किया, न लोकसभा स्पीकर की सुनी। तो आखिर बात क्या हुई और अब कैसे उस पर राजनीति गरमाई है, ये देखिए। हम लोगों का इसको राजनीतिक मंच बनाने का प्रयास किया जा रहा था। अब भ्रष्टाचार में हम भीतर जाएंगे तो हम भोगेंगे। भगवा करण वो शब्दों का तो ही खेल है। लग रहा है कि उनके आका नमक सत्याग्रह में जेल में बंद है। किसी को बीजेपी की भगवा राजनीति पर रार है, किसी की भ्रष्टाचार पर तकरार है और बिहार में फिर हंगामे वाली बहार है। पटना में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री समिट बीजेपी आरजेडी के बीच सियासी अखाड़ा बन गई। 52 देशों के प्रतिनिधियों के सामने हंगामा खड़ा हो गया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी भाषण देने के लिए खड़े हुए तो देश में करप्शन पर एक्शन का जिक्र कर गए। यहाँ बैठे लोगों को ये मालूम होगा कि इस समय देश के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में किसी न किसी जेल के अंदर बंद हैं। अब सुशील मोदी ने ये बीजेपी की पीठ थपथपाने के लिए कहा या फिर उनका निशाना आरजेडी थी, ये तो वो जाने। लेकिन सुशासन बाबू के डिप्टी की जुबान से निकले शब्द आरजेडी वालों ने लपक लिया। विरोध की आवाज तेज हो गई। कॉमनवेल्थ की मीटिंग में नारेबाजी शुरू हो गई। आरजेडी के नेता सुनने को तैयार नहीं थे तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी आग बबूला हो गई। ये बिहार विधानसभा नहीं है, ये राष्ट्रमंडल का सम्मेलन हो रहा है। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप बाहर जा सकते हैं। सम्मेलन में अतिथि के रूप में बुलाए गए हो, अतिथि जैसा ही व्यवहार करो। बहरहाल हो हंगामे के बीच आरजेडी नेताओं ने कॉमनवेल्थ मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। वो बाहर निकल गए और राजनीति का बखेड़ा बड़ा होने लगा। जितना फुहर व्यवहार राष्ट्रमंडल सम्मेलन में सुशील मोदी ने किया, इसने पूरे बिहार और देश का नाम नीचे गिरा दिया। यह बताया कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। ये सब अपना चरित्र होगा जो उजागर किया सुशील मोदी। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवहार कहीं न कहीं उनके चरित्र और संस्कार को दिखाता है। आज बिहार की जनता उनके व्यवहार के कारण शर्मसार हुई है। दोनों ओर से एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। परदेश से आए मेहमानों के सामने बवाल पर मर्यादा की नसीहत दी जा रही है, लेकिन इस विवाद से जो बवाल बढ़ना था वो बढ़ चुका है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग तो बड़े अच्छे से हुई, तमाम लोग भी पहुंचे, मगर मीटिंग में चर्चा आरजेडी की होती रही। इस पर राजनीति भी तेज हुई। अफसोस इस बात का कि बिहार में राजनीति अमूमन हर मुद्दे पर होती है, मगर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राजनीति शायद आने वाले वक्त में कई दिनों तक चर्चा में रहे। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। उधर लखनऊ में 3 दिन तक दौड़ते भागते खौफ को आखिरकार मार दिया गया। शहर के औरंगाबाद खालसा कॉलोनी में पिछले 3 दिनों से वन विभाग और पुलिस की टीम उसके लिए जाल बिछाती रही, लेकिन उसे जिंदा पकड़ पाने में नाकाम साबित हुई। तीन दिन तक दौड़ती रही मौत। कभी वन विभाग की टीम को छकाया, कभी पुलिस को भगाया। सेना भी जिंदा पकड़ने में रही नाकाम। फिर दौड़ते खौफ की हो गई मौत। कमरे में बिखरा सामान, चारों ओर फैला खून और घर के बाहर खड़े लोगों का इत्मीनान यकीन दिला रहा है कि लखनऊ के आशियाना इलाके को 3 दिन के खौफ से निजात मिल गई है। बताया जा रहा है कि कभी सड़क पर भागता, कभी सीवर की पाइप में छिपता तेंदुआ इस घर में घुसने लगा तो आशियाना थाने के एसएचओ त्रिलोकी सिंह ने गोली चला दी, जिसके बाद तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। सीढ़ियों से चढ़ता हुआ इस घर में, इस आंगन में यहाँ दाखिल हुआ और इसके बाद सीधे वो घर की तरफ बढ़ा, जहाँ पर घर में परिवार था पूरा, बच्चे थे और उस दौरान यहाँ पर तमाम लोग जो थे वो मौजूद थे, महिलाएं थी, घर में बच्चे थे। यहाँ पर पहुँचा वो और इसके बाद घर वालों पर वो उसने हमला किया
घर वालों ने बचने की कोशिश की, चिल्लाने लगे, उस पर भी घर वालों ने हमला किया और वो यहाँ से भागा। ये पहले यहाँ पर आया था? पहले ये यहाँ तक आया था। यहाँ तक आने के बाद में बहन के ऊपर अटैक किया और चिल्लाने लगी। हम इस रूम से निकलने के बाद में हमारे ऊपर अटैक करने लगा। हम फिर रूम में चले गए और जाने के बाद में फिर वहाँ से एसओ साहब फायर कर रहे थे, वो उसी के ऊपर उसने अटैक कर दिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम 3 दिन से मशक्कत कर रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो सेना को भी बुला लिया गया, लेकिन तेंदुए को जिंदा पकड़ पाना फिर भी मुमकिन नहीं हुआ। एसएचओ की गोली से जख्मी तेंदुआ इस घर की किचन में जा छिपा, जिससे काफी खून बह गया और उसकी मौत हो गई। लोगों को खौफ से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन तेंदुए की मौत पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या तेंदुए को पकड़ने के लिए गोली चलाना जरूरी था? क्या तेंदुए पर काबू पाने का कोई और रास्ता नहीं था? तेंदुए को बेहोश करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? तेंदुए की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो पुलिस अधिकारी जिसने उस पर गोली चलाई, या फिर वन विभाग जो उसे सेफली रेस्क्यू नहीं कर पाया, या फिर वो पब्लिक जिसने तेंदुए को वापस जंगल में जाने का रास्ता नहीं दिया? तमाम सवालों के जवाब शायद वन विभाग को भी चाहिए, इसीलिए वन विभाग ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। वैसे अफगानिस्तान में तालिबान की बेरहमी आपने शायद पहले भी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बागपत में तालिबानी अंदाज में एक शख्स की पिटाई की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। कैसे गांव के बीचों बीच एक युवक की पिटाई कर दी गई, आप भी देखिए। सैकड़ों की भीड़, मारो मारो की आवाज, भीड़ में फंसा एक नौजवान और उस पर लात, घूंसों और लाठियों की बौछार। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दरअसल ये वीडियो किसी तालिबानी इलाके का नहीं, बल्कि यूपी के बागपत का है, जिले के रमाला इलाके के जिवानी गांव का। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक का झगड़ा पड़ोस के एक गांव के लड़के से हो गया। गांव वालों को इस बात की इत्तला मिली कि फौरन वहां के कुछ दबंग पड़ोस के गांव में आ थमे। फिर जिस युवक से लड़ाई हुई थी उसे पकड़कर गांव के बीचों बीच उसकी पिटाई की गई। उस नौजवान को दबंग तब तक मारते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। आपस में 2 गाँव के लड़कों में मारपीट हुई थी और जिसमें एक लड़का पकड़ लिया था मारपीट, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई, उसका चालान किया गया और बाकी जो 2 लड़के भागे थे उनकी पाबंद कराया गया। गांव के बीचों बीच दबंग इस नौजवान को पीटते रहे, वो रहम की गुहार लगाता रहा। भीड़ में महिलाएं भी मूक दर्शक बनी हुई थी, किसी का कलेजा नहीं पसीजा। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो दबंगों ने पिटाई के बाद जुलूस निकाला। भीड़ के इस क्रूर चेहरे का किसी ने अपने मोबाइल में वीडियो बना लिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। मनुदेव उपाध्याय, न्यूज़ नेशन, बागपत। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की। सीबीआई ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तीनों को रिमांड पर भेज दिया गया, लेकिन सियासी संग्राम भी तेज होता जा रहा है। सरकार पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा वार किया तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 11,000 करोड़ का महाघोटाला, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की तलाश। महाघोटाले के कितने राज, महज 3 गिरफ्तारी और 1000 सवाल। सरकार से सबसे संगीन सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम पर सवाल दागे हैं। आंकड़ों में फिलहाल घोटाले को 11,000 करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम ने काफी माथापच्ची के बाद 22,000 करोड़ की हेराफेरी को लेकर सवाल दागे हैं कि मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी जी 22,000 करोड़ रुपए निकाल कर ले जाते हैं। प्रधानमंत्री शायद 1 घंटा 45 मिनट बच्चों को एग्जाम लेना सिखाते हैं, मगर मोदी जी ये देश को नहीं बता सकते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए जो नीरव मोदी जी ने जनता का पैसा छीन कर लिया है, उसके बारे में कौन जिम्मेदार है। इससे पहले ट्विटर के जरिए भी राहुल गांधी ने घोटाले को लेकर सरकार पर वार किया था। कांग्रेस के तरकश से आरोपों के तीर चल रहे हैं। सरकार की तरफ से भी पलटवार की कोशिश हो रही है।
I want to establish that indeed in this case, meticulously, step by step, it was during the UPA rule that the main offense continued, not just happened once but continued. सियासी संग्राम के बीच पीएनबी घोटाले में गिरफ्तारी का दौर भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों को सीबीआई ने अरेस्ट किया है उसमें पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, बैंक के सिंगल विंडो ऑपरेटर मनोज खरत, नीरव मोदी फर्म के ऑथोराइज सिग्नेटरी हेमंत भट्ट शामिल हैं। तीनों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। जब से पीएनबी घोटाला सामने आया है, बैंक के रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी का नाम सुर्खियों में है। आरोप है कि गोकुलनाथ शेट्टी ने मनोज खरत के साथ मिलकर फर्जी एलओयू जारी किया था। एफआईआर में दिए शेट्टी के पते के मुताबिक वो मुंबई के बोरीवली में रहता था, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसके 3 से ज्यादा घर होने की बात सामने आ रही है। शेट्टी पिछले साल मई में बैंक से डिप्टी मैनेजर के पद से रिटायर हुआ था। पूरे मामले में मनोज खरत के वकील और परिवार का कहना है कि उसने जो कुछ किया गोकुलनाथ के दबाव में किया। जानकार पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिन लोगों की, उन्होंने उसको ठीक तरह से किया नहीं है। उसका एडवांटेज जो है इस तरह के जो बिजनेसमैन है उन्होंने उठाया है। अब इसके अंदर बहुत लोगों के ऊपर लैप्स है। वो बैंक की इंटरनल इंक्वायरी भी होगी, सीबीआई इंक्वायरी भी होगी और उसके बाद कुल मिला के पता लगेगा। महाघोटाले पर सियासी महासंग्राम के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या घोटाले की रकम वापस ला पाएगी सरकार? दोबारा ऐसे घोटाले नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस सियासी शोर शराबे के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि महाघोटाले के असल आरोपी कब पकड़े जाएंगे। हिंदुस्तान में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि नीरव मोदी आखिर है कहां और उससे पैसे वसूल किए जा सकेंगे या नहीं। डायमंड किंग नीरव मोदी। डायमंड ज्वेलरी की दुनिया में नीरव मोदी का नाम ही काफी है। डायमंड की चमक और ग्लैमर का मायाजाल जिसने नीरव मोदी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। नीरव मोदी जिसकी गिनती दुनिया के जाने माने अरबपतियों में होती है। हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स के साथ 7 स्टार होटल में पार्टी और फोटो सेशन। बिजनेस और आम जनमानस के जहन में नीरव मोदी की यही छवि रही है। विदेशों में नीरव मोदी ब्रांड के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नीरव मोदी को हॉलीवुड स्टार्स के इंडियन ज्वेलर के रूप में पहचान हासिल है। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां नीरव मोदी के गहने पहनकर रेड कारपेट की शोभा बढ़ा चुकी हैं। टाइटैनिक फेम की हॉलीवुड अभिनेत्री कैट विंसलेट हो या फिर डकोरा जॉनसन या टराजी पी हेंसन, सबने नीरव ब्रांड के हीरे पहने हैं। यही पहचान रही है नीरव मोदी की। लेकिन पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद नीरव मोदी की पहचान बदल चुकी है। उसकी छवि धूमिल हो चुकी है। नीरव मोदी की तलाश में हिंदुस्तान की पुलिस लगी है, सीबीआई लगी है, ईडी तलाश रही है। इंटरपोल की तरफ से भी नोटिस जारी हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल है, कहां है नीरव मोदी? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में नीरव मोदी के न्यूयॉर्क में होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि नीरव मोदी न्यूयॉर्क के एक होटल में मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरव होटल के 36वें फ्लोर पर आलीशान स्वीट में है। बताया जा रहा है कि इस स्वीट का एक दिन का किराया 75,000 रुपये है। रिपोर्ट के मुताबिक होटल 67.5 लाख रुपए में 90 दिनों के लिए बुक कराया गया है। खबरें आ रही हैं कि नीरव मोदी जो है वो अमेरिका में छुपा हो सकता है और न्यूयॉर्क के किसी होटल में उसको देखा गया है, ऐसी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन अब सीबीआई जो है अमेरिकी सरकार के साथ, अमेरिकी सरकार के अधिकारियों के साथ मिल करके भारत सरकार के साथ परमिशन लेकर के वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, जहां पर उसके सूत्र बता रहे हैं कि नीरव मोदी छुपा हो सकता है। विदेश मंत्रालय पहले ही नीरव का पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए निलंबित कर चुका है। पासपोर्ट रद्द करने से पहले इसका जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर इस बीच वो जवाब नहीं देता है तो मान लिया जाएगा कि उसके पास अपने बचाव में कोई तर्क नहीं। नीरव मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह छोटा मामला नहीं है, क्योंकि इसमें बैंक अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत शामिल हो सकती है। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।
और अब बात भारत ईरान के रूहानी रिश्ते की। ये रिश्ता वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की भारत यात्रा ने इस रिश्ते में नया अध्याय जोड़ा है। दोनों मुल्कों के बीच 9 करार हुए हैं, तो वहीं आतंक पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया है। आपकी मेजबानी करना हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम दोनों देश अपने पड़ोसी मित्र अफगानिस्तान को शांतिपूर्ण, सुरक्षित, स्थायी, समृद्ध और प्लूरलिस्टिक देश के रूप में देखना चाहते हैं। हम अपने क्षेत्र और विश्व को आतंकवाद से मुक्त देखना चाहते हैं। पाकिस्तान को पैगाम, चीन को संदेश। 10 साल बाद हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर भारत आए तो दोनों मुल्कों के रिश्ते भी रूहानी हो गए। आतंक पर बिना नाम लिए पाकिस्तान को संदेश भेज दिया गया तो चीन की चालबाजियों का जवाब भी चाबहार के जरिए दिया गया। ईरान से चाबहार में शाहिद बेहिश्ती पोर्ट भारत को लीज पर मिल गया। भारत ईरान के बीच हुए 9 समझौतों में ये सबसे अहम समझौता है, जिससे चाबहार पोर्ट की चाबी अब एक तरह से हिंदुस्तान को मिल गई है। इसके अलावा चाबहार से जुड़ी 600 किलोमीटर रेल लाइन के विकास में भी भारत की अहम भूमिका होगी। अफगानिस्तान के लिए और मध्य एशिया क्षेत्र के गोल्डन गेटवे के तौर पर चाबहार पोर्ट को विकसित करने में आपने जो नेतृत्व प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम चाबहार जहीदान रेल लाइन के विकास को समर्थन देंगे ताकि चाबहार गेटवे की पूरी क्षमता का लाभ उठाया जा सके। चाबहार पर नया करार चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी को जवाब है तो दोनों मुल्कों ने आतंकवाद के खिलाफ भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन मुलाकात से पैगाम साफ है। हमारे साझा हितों को देखते हुए हम ऐसी ताकतों के विस्तार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो आतंकवाद, उग्रवाद, अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर क्राइम और विभिन्न स्वरूपों में अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों को बढ़ावा देती हैं। भारत और ईरान इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि दहशतगर्दों की मदद करने वाले स्टेट के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जाहिर है, ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की आतंक को पनाह देने की नीति पर करारी चोट है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना जिस तरह से दोनों ही देशों ने न सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि समूचे ही क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और आगे बढ़ाने का ऐलान किया, उससे साफ समझा जा सकता है कि पाकिस्तान को अपने प्रायोजित आतंकवाद की और कीमत आने वाले दिनों में चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इन तमाम समझौतों में सबसे अहम है चाबहार पोर्ट। चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ से बन रहे ग्वादर पोर्ट का ये जवाब है। इसके जरिए भारत सीधे सीधे चीन और पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये भारत और ईरान की दोस्ती का ऐसा हथियार है जहां से चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी। बरसों से पाकिस्तान और चीन मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ताकत बढ़ा रहे थे। समंदर से लेकर हर मोर्चे पर चीन लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन अब हिंदुस्तान ने अपने तरकश से ऐसा तीर चलाया है कि एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान दोनों बेदम हो जाएंगे। ये हथियार है ईरान में बन रहा चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट के पूरी तरह शुरू होने पर भारत की सीधी पहुंच अफगानिस्तान तक हो जाएगी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की किसी भी बड़ी साजिश को समय रहते नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। सामरिक लिहाज से देखें तो चाबहार से हिंदुस्तान अब चीन और पाकिस्तान पर आसानी से नकेल डाल सकता है। चाबहार की मदद से भारत नापाक गठजोड़ की किसी भी तरह की समुद्री सैन्य गतिविधियों पर नजर रख सकता है। हिंद महासागर में बना पोर्ट चाबहार भारत से करीब 900 किलोमीटर दूर है। वहीं ग्वादर और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी महज 72 किलोमीटर है, जिससे चाबहार के जरिए ग्वादर से होने वाली चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। चाबहार भारत और ईरान के रिश्तों की एक नई दास्ता है। पोर्ट चालू होने के बाद इस पर काफी एक्टिविटी देखी जा रही है। खबर है कि ट्रैफिक अब कराची से चाबहार की ओर डाइवर्ट हो रहा है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। तो ये चाइना जो है काफ़ी से ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उसका OBR और CPC बड़ा प्रेस्टिजियस इशू है, पूरी बड़ा पैसा लगा रहा है और हिंदुस्तान की वजह से वो सक्सेस नहीं होने जा रहा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद चुनौतियां काफी बड़ी है। आए दिन वहां तालिबान के हमले हो रहे हैं। इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ रहा है।
ऐसे में भारत के लिए मध्य एशिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। ईरान के साथ दोस्ती और मध्य एशिया में सशक्त भागीदारी से न सिर्फ पाकिस्तान और चीनी सैन्य गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि आतंकी गुटों की आवाजाही पर भी भारत सीधी नजर रख सकेगा और जरूरत पड़ने पर भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए सीधी कार्रवाई भी कर सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। जानकार भी मानते हैं कि चाबार पोर्ट एक ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान को घेरने में अहम भूमिका निभा सकता है। आज अफ़गानिस्तान की जो समस्या है वो पाकिस्तान की बदौलत है। दूसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के लोग, वहाँ की सरकार दोनों चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले करे, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह भारत ने वहाँ पे अभी तक जितना भी काम किया है वो डेवलपमेंट का काम किया है। पाकिस्तान ने जितना भी काम किया है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन का किया है, बर्बादी का किया है, लोग मर रहे हैं उसके कारण। अफ़गान की जनता में पाकिस्तान को लेके बहुत क्रोध है, गुस्सा है और भारत को लेके वो चाहते हैं कि भारत एक और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और वहाँ पे अमन शांति बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करे। चीन और पाकिस्तान को भी पता है कि चाबार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, वो हिंदुस्तान का ऐसा सैन्य ठिकाना भी बन सकता है जहां बैठकर भारत की फौज बहुत कम वक्त में पाकिस्तान को घेर सकती है। यही कारण है कि चाबार पोर्ट से एक तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी है तो चीन भी बेचैन दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। सुंजवान कैंप पर आतंकी हमले का दर्द देश को आज भी है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की ये साजिश कितनी गहरी है, अब धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 7 महीने से ये आतंकी हमला करने की फिराक में थे, लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों नहीं इन्हें वक्त रहते पकड़ा गया। सुंजवान पर नापाक साजिश का पर्दाफाश, आतंक की चाल हो गई बेनकाब। आतंकी ने कबूल लिया गुनाह, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं। सुंजवान आर्मी कैंप पर हमला करने वाले आतंकी ढेर कर दिए गए। उनके आका मसूद अजहर ने भी गुनाह कबूल लिया, लेकिन अब धीरे धीरे आतंक की साजिश बेपर्दा होने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैंप पर हमला करने वाले आतंकी पिछले साल जून में घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए थे। खबरों की माने तो वो 7 महीनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छिपकर रह रहे थे और हमले को अंजाम देने की ताक में थे। ये सिर्फ और सिर्फ सिविल इंटेलिजेंस, पुलिस इंटेलिजेंस की टोटल फेलियर है, 100% फेलियर। और अखबारों में ये भी आया है कि उस इलाके में जहाँ सुंजवा कैंप है उसमें कुछ कम्युनिटी के लोगों की स्पेशल कॉलोनी बनी हुई है और वो कॉलोनी अखबार में आई कि सिर्फ इसी कम्युनिटी के आदमी इधर प्लॉट ले सकते हैं। तो उसको किसी ने, इंटेलिजेंस वाले ने क्यों नहीं देखा? ये बड़ा सवाल है कि आखिर आतंकी 7 महीने से अगर इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे तो क्यों किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल सुंजवान आर्मी कैंप के पास सुलग रहा है। एक आरटीआई के जरिए जानकारी सामने आई है कि देश में कितने रोहिंग्या मौजूद हैं। आरटीआई में सरकार ने यह आंकड़ा 40,000 के आसपास बताया है। मैंने चाहा कि मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछूं कि इनका एग्जैक्ट डेटा है क्या, तो सरकार ने भी कह दिया कि 40,000 एक एस्टीमेट है। जो एग्जैक्ट डेटा हमें भी नहीं पता है कि ये लोग कितने हैं। और जो सबसे अनफॉर्चुनेट ने कि गवर्नमेंट ने आज तक कोई इंक्वायरी भी नहीं करवाई कि ये लोग हमारे देश के अंदर आखिर आए कैसे। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक नेशनल थ्रेट भी है। बीजेपी के कुछ नेता इस हमले के बाद कैंप के बाहर रोहिंग्या रिफ्यूजी की मौजूदगी पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि इसका अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि सुंजवा में हुए हमले या दूसरे किसी वारदातों में रोहिंग्या रिफ्यूजियों का हाथ है या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने अब तक रोहिंग्या रिफ्यूजियों के बारे में कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने जेम्स बॉन्ड फेम हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन को पान मसाला के एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नोटिस भेजा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ब्रॉसनन ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट 2003 का वायलेशन किया है। इस कानून के तहत तंबाकू से जुड़े किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करने पर प्रतिबंध है। मीडिया और टीवी के जरिए पान मसाला ब्रांड को प्रमोट कर ब्रॉसनन ने कानून तोड़ा है। वहीं एक्टर पियर्स ब्रॉसनन ने कंपनी पर धोखे का आरोप लगाया है। ब्रॉसनन के मुताबिक कंपनी ने उन्हें पान मसाला नहीं, माउथ फ्रेशनर का ऐड बताया था।